बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि वफाकी हुकूमत ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फ़ैसला कर लिया है। 60 से 62 साल करने का फ़ैसला कर लिया गया। अच्छा, इसमें 3 शख्सियात जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक बात हो रही है। मेरी एक हुकूमती अहम ज़राए से बात हुई जो हुकूमत के एक ऑफिशियल हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे फ़ेस टू फेस भी बात की और उनसे मैंने पूछा कि क्या ये वाकई में होने जा रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल ये होगा क्योंकि हुकूमत इस हवाले से तैयार है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जिसका तासुर दिया जा रहा है, क्या तमाम सरकारी लोग, अब देखें सरकारी तो सब होंगे ना, उसमें आर्मी के लोग भी हैं, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसमें चीफ जस्टिस। अच्छा, चीफ जस्टिस का मामला मैं थोड़ा इससे सेपरेट है, उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। लेकिन जो 60 से 62 साल का बिल आ रहा है, इसमें आर्मी चीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम सरकारी मुलाजमीन जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, महकमा बैतुल माल है, इसी तरह हमारे कई ऐसे ह्यूमन राइट्स का है और क्लाइमेट चेंज का, जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जिनके नीचे ये सारे जिनके पोर्टफोलियोज़ के नीचे ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो फिर इसी तरह टूरिज़म का है। तो सर सबकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फ़ैसला हो चुका है। ठीक है, अब हुकूमत ने इस हवाले से बिल लाने का फ़ैसला किया है। मेरी हुकूमत के जो सीनियर ऑफिशियल से बात हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि हम एक बिल लेकर आ रहे हैं और हम वो बिल जो है वो कौमी असम्बली में भी लाएंगे, सेनेट में भी लाएंगे। वो रेजोल्यूशन, वो करारदाद के ज़रिए तो नहीं आएगा, लेकिन वो एक बिल होगा। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, एक आईनी तरमीम होगी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर एक तरफ तासुर ये दिया जा रहा है कि क्या ये किसी का रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा है। दरअसल हमारी जो अपोजिशन है, जिसमें तहरीक इंसाफ है, अपोजिशन को समझ आ रही है कि शायद ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा है। और आर्मी चीफ को अगर एक्सटेंशन मिलती है सर, तो इमरान खान साहब ऑलरेडी पहले ही आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत तो उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत अपने इस रद्द-ए-अमल के सामने कह देती है कि जी हम आर्मी चीफ जो है हमारे एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और नए आर्मी चीफ आ रहे हैं, फिर भी इमरान खान साहब फारग। ठीक है, और चीफ जस्टिस का मामला क्या है, देखें चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जो मियाद होती है वो 65 साल है। ठीक है, अब चीफ जस्टिस ने तो 65 साल के होकर रिटायर हो जाना है, लेकिन इस हवाले से भी एक बहाम है कानून में, और वो ये है कि हुकूमत इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आईनी तरमीम कर सकती है। लेकिन वो आईनी तरमीम तब होगी जब हुकूमत के पास 2 अक्सरियत होगी। अभी चूँकि मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, हुक्म इम्तना दे दिया। तो वो अगर मामला स्टे ऑर्डर की तरफ ना जाता तो हुकूमत आज नहीं तो कल उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती, आईनी तरमीम करती, और वो बिल कौमी असम्बली से पास होने के बाद सेनेट, और उसके बाद जब वो बिल बनता तो सर फिर उसको कोई चैलेंज ना करता, क्योंकि वो पार्लियामान का इख्तियार था। लेकिन अभी भी हुकूमत के पास वो ऑप्शन मौजूद है, और मुझे ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के ऊपर, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनकी बतौर पार्लियामेंट्री पार्टी प्रेजेंस ना तो थी, ना उन्होंने बतौर पार्लियामेंट्री पार्टी प्रेजेंस के तौर पर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए। उनकी तो पार्लियामेंट्री पार्टी प्रेजेंस नहीं थी। ठीक है, अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। हुकूमत को अगर वही तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो हुकूमत आईनी तरमीम कर देगी। लेकिन आर्मी चीफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस, ये इसलिए सर इनको एक्सटेंशन दी गई है कि इसमें वो लोग भी, ये लोग भी सरकारी जो है वो मुलाजमीन में आते हैं। ठीक है, ये लोग भी सरकारी हैं ना, तो ये तो नहीं होगा कि सिर्फ 3 शख्सियात को एक्सटेंशन देने के लिए पूरे कानून में रद्दोबदल कर दिया जाएगा। अब अगर चीफ जस्टिस को मिल रही है एक्सटेंशन तो नहीं इसको कह सकते मुद्दत मुलाजमत में तोसी को, ये तो नहीं अब आप कह सकते कि जी एक्सटेंशन है। एक बिल बन जाएगा, तमाम जजेस को उससे फ़ायदा होगा, तमाम जजेस को बेनिफिट होगा, उससे सब लोगों को फ़ायदा होगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक बंदे को जुडिशरी के अंदर फ़ायदा होगा और उसी एक इंसान को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है।
इसमें होगा क्या कि जो चीफ जस्टिस का मामला है, जो 65 साल उनकी उम्र है, हो सकता है 2 साल के लिए एक बिल आ जाए, 67 हो जाए, 66 के करीब, राउंड अबाउट 67 के करीब हो जाए। तो हुकूमत इस हवाले से जी सोच विचार कर रही है। और जो आर्मी चीफ का मामला है, देखें, आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल बना था ना कौमी असम्बली से, ठीक है, और बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की गई। उस वक्त उस बिल को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस वक्त चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस आसफ सईद खोसा, जो उस केस को हेड कर रहे थे, उस बेंच के अंदर उस केस को सुन रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी, है तो जी इन्होंने जेड़ा नोटिफिकेशन किया, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर वो जस्टिस आसफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए थे कि हमने ताकतवर जर्नैल को सजा दी, उसको अदालती कटहरे में खड़ा करने के लिए। और वो जर्नैल जिसने पीसीओ के तहत जजेस से हलफ लिया था, ठीक है, उसमें बड़े जजेस थे, खैर उसमें 2 जजेस डट गए थे, जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी और जस्टिस वजीउद्दीन। वो 2 बड़े इंटेग्रिटी वाले जजेस थे। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की आमलीत को जूते की नोक पर रखकर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि सर इंटेग्रिटी वाले जज थे। और जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी जो हैं वो बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल थे, उनकी शोहरत बहुत अच्छी थी, वो बड़े नफीस इंसान थे। जस्टिस वजीउद्दीन बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत इंटेग्रिटी वाले शख्स हैं, बहुत पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट हैं। तो 2 जजेस जो हैं वो डट गए थे परवेज़ मुशर्रफ की आमलीत के ख़िलाफ़। तो बाकी जिन जजेस ने पीसीओ के तहत हलफ लिया था, उसमें जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी थे, उसमें कई ऐसे जजेस थे, मैं खैर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो फिर शोहरत के ऊपर बात आ जाती है। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि उस वक्त बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी और पार्लियामेंट ने फिर एक बिल पास किया, और वो बिल जो है वो उस वक्त की अपोजिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से बना, और बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई। अब मामला कुछ हो रहा है। अब हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 साल करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद के सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ हो रही थी, और ये बातें सर बहुत पहले भी, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक टीवी चैनल के ऊपर आए और उन्होंने कहा हम इस चीज़ को रद्द नहीं कर रहे, हम इस अमल को रद्द नहीं कर रहे, ये होगा और ये होता आपको नज़र आएगा। खैर, तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट 60 से 62 साल करने का जो फैसला किया गया है, ये हुकूमत को 174 अरब रुपए नहीं देने पड़ेंगे। और दूसरा, हुकूमत पेंशन रिफॉर्म्स की तरफ जा रही है। पेंशन रिफॉर्म्स, जो रिटायर वो रिटायर, पेंशन रिफॉर्म्स ये भी है कि सर जो रिटायर होता है उसको वक्त के ऊपर पेंशन मिलेगी। अच्छा, ये अब एक ये भी बात हो रही थी कि अब पेंशन्स का जो इजरा है वो वक्त पर होगा, बिल्कुल होगा। हुकूमत ने इस हवाले से भी कहा कि जो सरकारी मुलाजमीन रिटायर होंगे, क्योंकि अगर तो ये बिल पास हो जाता है उसके मुताबिक भी कि जो सरकारी लोग रिटायर होंगे पेंशन सर वक्त के ऊपर मिलेगी, पेंशन रिफॉर्म्स इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा मामला ये है कि ईरानी सदर का जो मामला था, बड़ा मुझे अफसोस हुआ, इब्राहिम रईसी साहब की जो शहादत है, जो उनका त्यारा था, उसके अंदर वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी थे, फिर आज़रबाईजान के गवर्नर, और वो डैम का इफ्तिताह करने के बाद जा रहे थे, तब्रेज़ जा रहे थे, तो वो रास्ते में आपको पता है वो त्यारा किस तरह से पता चला कि जी लापता हो गया, और वो त्यारा फिर ढूंढते ढूंढते फिर बड़ा वक्त लगा, क्योंकि धुंध बहुत थी, फोग बहुत थी। तो ईरानी सदर का वाक़या जो है, इसके ऊपर अफसोस का इज़हार कर सकता हूँ। इसको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर डिस्कस करूँगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बड़ा उनका जो है ना एक बड़ा अच्छा किरदार था, उन्होंने दुश्मन ममालिक को ललकारा बिलखसूस इस हवाले से। तो बहरहाल जो है वक्त किसी का भी सर आना है, सब ने इस दुनिया से जाना है, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। इब्राहिम रईसी साहब की जो वफ़ात है, उनकी जो शहादत है, ये कौमी सानिया है, इसके ऊपर जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे और हमें इस मुश्किल वक्त से बचाए। खैर, तीसरा मामला जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपके सामने कि गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर NA 148 का जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, उसके अंदर बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की है। गिलानी साहब के बारे में थोड़ा सा मैं उनका बैकग्राउंड बताता चलूँगी। यूसुफ रज़ा गिलानी जिन्होंने लोकल पॉलिटिक्स से अपनी सियासत का आगाज़ किया, उसके बाद वो आपको पता है कि स्पीकर कौमी असम्बली, फिर उसके बाद वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। 2008 के आम इंतखाबात में जब पीपल्स पार्टी ने वफाक के अंदर हुकूमत बनाई तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, और फिर उनको नाहल कर दिया गया
फिर उसके बाद वो 5 साल बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा 2018 को, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। फिर वो सेनेट का उन्होंने इलेक्शन लड़ा हफीज़ शेख के मुकाबले में, और उस वक्त इमरान खान की पार्टी के लोगों ने उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कास्ट किया और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बने। फिर वो अपोजिशन लीडर सेनेट बने, अब वो चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं। तो सर गिलानी साहब ने बड़ी साफ़ सुथरी सियासत की है, मुल्तान की सियासत में उनका एक बड़ा वसी मुकाम है, बड़ा वसी नाम है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के थोड़ा सा मैं उनके बैकग्राउंड को अगर आपके सामने डिस्कस करूं, जब साबिक सदर पाकिस्तान जनाब फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को ख़त्म किया था, जब उसका तख्ता उल्टा, तो उस वक्त आसफ जरदारी को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी हुए और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी उस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे और मुश्किल वक्त में भी पार्टी का साथ दिया और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद की थी और परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत को भी उन्होंने ललकारा था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लोकल पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, उनका बड़ा नाम है गिलानी ख़ानदान का। उनके साहिबजादे भी जो है वो अब इस बार कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े, बाई इलेक्शन में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और गिलानी साहब के जो साहिबजादे हैं, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, अली कासम गिलानी, ये 3 MNA हैं और अली हैदर गिलानी साहब MP हैं। 3 MNA हैं बेटे, 3 साहिबजादे MNA हैं, एक बेटे जो हैं अली हैदर गिलानी साहब वो MP हैं और गिलानी साहब खुद चेयरमैन सेनेट हैं। गिलानी साहब ने जो सीट के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था 2024 के इलेक्शंस के जनरल इलेक्शंस में, वो NA 148 की सीट थी और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ़ मलिक को शिकस्त दी थी। उसके बाद वो कौमी असम्बली के रुकन तो नहीं बने, उन्होंने कौमी असम्बली की सीट को छोड़ा और वो सेनेट की सीट पर उन्होंने दोबारा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो सेनेटर बनने के बाद अब वो चेयरमैन सेनेट बन गए हैं। उनकी सीट पर हो रहा था जी बाई इलेक्शन, मुल्तान NA 148 कौमी असम्बली की सीट पर बाई इलेक्शन हुआ और गिलानी साहब के जो साहिबजादे हैं अली कासम गिलानी, उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने 85,850 वोट गेन किए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ़ ने 53,449 वोट गेन किए। गिलानी साहब जो हैं उनके साहिबजादे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली बन चुके हैं। गिलानी साहब का बड़ा नाम है सियासत के अंदर और जिस तरह उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी है। जरदारी साहब के मामले के ऊपर बात करूंगा कि जब गिलानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त की जो अदालत थी उसने ये कहा, उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहा कि आप स्विस हकाम को ख़त लिखें, तो आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ गिलानी साहब ने ख़त लिखने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और पाकिस्तान की कोई अदालत ये जुर्रत नहीं कर सकती कि वो सदर मुमलिकत के कंडक्ट को चैलेंज करे। गिलानी साहब के इन रिमार्क्स पर उनको अदालत में तलब किया गया, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया गया। जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा था और उसने गिलानी को नाअहल करार दे दिया। गिलानी साहब उस मुश्किल वक्त में भी पार्टी के साथ खड़े रहे और जब उनको ये कहा गया कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, अदालती बर्खास्त तक आपको सज़ा सुनाई जाती है, तो उनको ये भी कहा गया कि अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ी से काम ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि माफ़ी मुफ़ी कोई नहीं मांगता, मैं अपने सदर मुमलिकत के साथ खड़ा हूँ, सदर को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और जो अदालत किसी सदर के कंडक्ट को चैलेंज कर रही है उस अदालत को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, बतौर वज़ीर आज़म, मैं पार्लिमान की हैसियत पर, जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखने वाला शख्स हूँ। मेरे सदर के ख़िलाफ़ अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं अपने सदर के ख़िलाफ़ ख़त लिखूँ स्विस हकाम को, तो मैं नहीं लिखूँगा। इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ती है, अपनी सीट कुर्बान करनी पड़ती है तो कर दूँगा। गिलानी साहब ने सीट कुर्बान कर दी। सर ये होती है जमहूरियत, ये होती है डेमोक्रेटिक सोच, प्योर डेमोक्रेटिक सोच थी। खालिस जमहूरियत की जो सोच है ना, वो गिलानी साहब ने उसको परवान चढ़ा कर दिखाया। तो ये था जी गिलानी साहब का बैकग्राउंड और उनको एक एजाज़ हासिल हो गया कि 3 बेटे उनके MNA बन चुके हैं, 1 MPA बन चुके हैं और वो खुद चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।